नहीं फंसाएंगे, आप केवल हमारे देश वापस लौट जाइए। कैसे देख रहे हैं वतन वापसी, क्या पॉसिबल है? क्या आपको लग रहा है सर कि ईरान अपनी छवि सुधारने के लिए भी, और जिस तरीके से जंग जो चल रही है, जो जंग मिडिल ईस्ट में चल रही है, अब पश्चिमी देशों से अपने रिलेशन को ठीक करने का भी ये एक उपाय हो सकता है? क्या कहेंगे? देखिए, मैं यहाँ पर ये हाँ सर बताइए। मैं आप कहना चाहता कि हमें ये देखना चाहिए कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जो मुद्दा है वो पूरी तरीके से आगे लाना चाहिए, और कुछ कट्टरपंथी ताकतें और कुछ लेफ्ट लिबरल फोर्सेस दोनों एक ही लेवल पे मैं दोनों को आंकूंगा। ये हॉर्मुज को किसी तरीके से डिबेट में नहीं आने दे रहे हैं, क्योंकि ईरान ने जिस तरीके से हॉर्मुज में ब्लॉकेड किया है, हाँ। अमेरिका भी उसको ब्लॉकेड को नहीं हटा रहा है। तो ये पूरी गलती अमेरिका और ईरान की मुझे दोनों की साझा गलती लग रही है। इसके अलावा जैसा आप रिफ्यूजीज की बात कर रहे हैं, तो यूनाइटेड नेशंस डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ये 1948 में आया। उसके बाद 1951 में आया आपका, क्या कहते हैं वो, द कन्वेंशन ऑन रिफ्यूजीज। उसके चलते ये पूरी तरीके से लीगलाइज है, और ये पूरी तरीके से अंतर्राष्ट्रीय नियमन के दायरे में आता है कि कोई किसी राष्ट्र में अगर कोई सिटीजन या कोई पॉलिटिकल लीडर या कोई हेड ऑफ स्टेट पॉलिटिकल रिप्रेशन फेस कर रहा है, या कू को फेस कर रहा है, या किसी तरीके की पीड़ा को फेस कर रहा है, तो वो वहां से निकल के एक अच्छी डेमोक्रेसी में जो भी राष्ट्र उसको शरण देने को तैयार हो, उसमें वो वहां पर आ सकता है। तो ये सारी बातें हैं। इसके चलते मुझे लगता है कि, पर मुझे नहीं लगता कि अगर क्या वो किंग ऑफ पहलवी को पूरी तरीके से सेफ्टी और सिक्योरिटी दे पाएंगे तेहरान में। मुझे लगता है ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। और जिस तरीके से अभी शेख हसीना भी चाह रही हैं कि बांग्लादेश में वापस चली जाएं, बिल्कुल। पर क्या उनको पूरी सुरक्षा और सिक्योरिटी मिलेगी, इस बारे में अभी किसी को आइडिया नहीं है। और यही स्थिति मुझे लगता है पहलवी डायनेस्टी के हेड के लौटने पे ईरान पे भी होगी। अभी तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा। यानी कि मनन सर, आपको ये लग रहा है कि ईरान में जो परिवर्तन की आहट है वो नजर आ रही है? मेहताब जी, आपके पास मैं रुक करना चाहूंगी। मेहताब जी, ये बताइए कि क्या लग रहा है आपको, जो जिस तरीके से जो चर्चाएं चल रही ईरान को लेकर, अब ईरान अमेरिका से जंग तो कर रहा है, लेकिन ईरान को पश्चिमी देशों से भी अपने हालात को सुधारना है और उसे अपनी छवि ठीक करनी है। आपने जो बात की कि छवि कहाँ खराब है, देखिए ईरान को लेकर अमेरिका नहीं, कह लीजिए, देखिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ही पूरे विश्व भर में ये बताया है कि ईरान एक कट्टरपंथी विचारधारा का देश है, और हमने यही वजह है कि अयातुल्ला अली खामनेई का खात्मा किया। अब बाद में ट्रंप अपने बयानों को जरूर बदलें, आज वही ट्रंप कह रहे हैं कि अब मुझे मौत नहीं देखनी है, अब मैं खून नहीं बहाना चाहता है, यही वजह है कि अब मैं पीस डील की तरफ रुखसत कर रहा हूं। तो बताइए आप कैसे देख रहे हैं इसको? ट्रंप ने ये बातें कही है ईरान को लेकर। पहली बात तो ये, ट्रंप कौन होते हैं कि किसी देश के लीडर को या किसी देश के बड़े नेता को ये डिसाइड करने वाले कि ये सही है या गलत? हाँ बिल्कुल। आप बताइए कितने देशों को, इराक को पूरा अमेरिका ने तबाह कर दिया। हाँ। आप बताइए उसमें क्या इराक की, देखिए अमेरिका का एक जो रवैया है वो एक तानाशाह वाला रवैया है। हाँ वो तो या सही तो कह रहे हैं आप, अमेरिका की बातों पर भी भरोसा करना ये ठीक नहीं होगा किसी भी देश के लिए। हाँ सुन लीजिए मैडम, अभी अमेरिका का क्या है कि या तो मेरे तरीके से चलो या मैं अपने तरीके से चलाऊंगा आप। हाँ। ये अमेरिका का रवैया। और दूसरी बात, यहाँ बार बार एक बात है कि ईरान अपनी छवि सुधारे पश्चिमी देशों में। ईरान की छवि कहाँ खराब है? ईरान तो उन्हीं सैन्य ठिकानों है जहां से अमेरिका अटैक कर रहा है, जिस देश से, उन्हीं सैन्य ठिकानों को तो खत्म कर रहा है ईरान। कोई उन देशों पे थोड़ी हमला कर रहा है, वो तो उनको टारगेट कर रहा है जो अमेरिका के ठिकाने जिस भी देश में है, पश्चिमी देश में, उस पर टारगेट कर रहा है वो। तो उसमें उसकी छवि कहाँ से खराब हो रही है? अगर ऐसी छवि खराब होने वाली बात होती तो सारे पश्चिमी देश एक साथ अटैक करते अमेरिका के साथ मिलकर। किसने किया अभी तक? बताइए मुझे, एक देश का नाम बता दीजिए जिसने अटैक करा हो ईरान पे पलट के। अगर छवि खराब होती तो जाहिर सी बात है वो अटैक करती। तो ये छवि खराब वाली बात तो आप छोड़ दीजिए। छवि खराब अमेरिका की है पूरे वर्ल्ड में, ये दुनिया जानती है। वो जिस देश को चाहे उसको तबाह कर सकता है, जिस देश को चाहे उसको बना सकता है, ये सबको पता है। और आप छवि की बात करा रहे हो, यूक्रेन का और रूस का कितने टाइम हो गया जंग होते हुए? किसकी छवि कौन खराब कर रहा है? या यूक्रेन छवि साफ कर रहा है या रूस साफ कर रहा है वर्ल्ड में? यही समझ नहीं आ रहा। कितने देशों में जंग चल रही है लेकिन टारगेट ईरान है।
ईरान क्यों टारगेट है? क्योंकि एक वो मुस्लिम कंट्री है, आप सबको पता है। तो बार बार घुमा फिरा के कभी मैंने आज तक किसी डिबेट में यूं नहीं सुना कि यूक्रेन और रूस में किस बात का झगड़ा है, यूक्रेन और रूस में किसका कौन देश साथ दे रहा है, कभी कोई नहीं वो बात करता। ईरान में क्या हो रहा है, ईरान के नेता क्या कर रहे हैं, ईरान में क्या होने वाला है, ईरान में कौन घर वापसी करेगा, ईरान में कौन सा कानून चलता है, इस सब की बहस होती है। क्या ईरान ही है पूरी दुनिया में एक देश? इसके अलावा कोई मुस्लिम कंट्री नहीं है? इसके अलावा देश नहीं है दुनिया में जिसमें जंग ना हुई हो? एक देश बता दीजिए तो मुझे। जंग की खबरें तो सभी जगह दिखाई जा रही है, रशिया यूक्रेन को लेकर नहीं, भी हम लगातार दिखा रहे हैं। आप यूक्रेन की मुझे बताइए, अब यूक्रेन देखिए पे रशिया का साथ दे रहे हैं किम क्यों जोंग अटैक उन, कर वो रहे भी हो? हम बता आप रहे रीजन हैं, बताइए। लेकिन ईरान को विदेश लेकर जो ताजा खबर आ रही है वो भी हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि अब ताजा खबर ये है कि अब पेजेशकियान ये कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी लोग हैं, हो सकता है देखिए मेहताब जी, अर्थव्यवस्था को भी सुधारने की वजह से ये एक पहल हो, क्योंकि ईरान जंग में जिस तरीके से बर्बाद हुआ है, खासतौर पे तेहरान, अब स्थितियां वाकई हाथ से निकलती नजर आ रही है। हालांकि ईरान एक इकलौता देश है जिसने साफ कह दिया अमेरिका को कि पूरी ताकत आप झोंको, हमारी जितनी ताकत बचेगी हम उतना वार आपका सहन करेंगे और रिटेलिएशन करेंगे। लेकिन आपको क्या लग रहा है कि क्या छवि के अलावा क्या अर्थव्यवस्था मजबूत करने की दिशा में यह पहल हो सकती है? मैडम देखिए, जिस देश को अर्थव्यवस्था की चिंता होती है वो अमेरिका को चैलेंज नहीं करता। हाँ, इस बात को चैलेंज है, दुनिया में कोई देश ऐसा नहीं जो अमेरिका को चैलेंज कर दे। उसने किया है ना, उसको अर्थव्यवस्था की चिंता ही नहीं है। अर्थव्यवस्था कहाँ जाएगी, कैसे जाएगी, उसको चलिए, अपना यानी कि देश कुल मिलाकर बचाना है। आपको लग रहा है कि तो ईरान की नहीं तरफ बनाना से जो ये बयान जारी किया गया है उसमें आप कह रहे हैं कि एक साधारण सा बयान है और उससे कुछ होने वाला नहीं है, छवि खराब नहीं है। मनन सर, कुछ आपसे नहीं मैं होगा। पूछना चाहूंगी सर, अर्थव्यवस्था को लेकर जो तमाम यहाँ पर खबरें सामने आ रही है कि वापस से रिटेलिएशन तो देखिए ईरान करेगा, आज भी युद्ध छिड़ा, आज भी एक बार फिर से हमने देखा जंग की आहट जो है वो तेज हो गई है, लेकिन वाकई जिस तरीके से फ्रीज संपत्ति अमेरिका देना नहीं चाहता है, अब ईरान आखिर मदद कैसे करेगा? क्या आपको लग रहा है कि जो विदेशों में बैठे हुए हैं उनसे कोई बहुत बड़ी मदद हो जाएगी? ये सब तमाम पहलुओं पर ईरान क्या विचार कर रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, मुझे लगता है कहीं ना कहीं क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस की जो अवधारणा है, हाँ, उसको काफी सिंसियरली, काफी सीरियसली और पूर्ण रूपेण तरीके से आत्मसात कर चुका है ईरान। तो मुझे नहीं लगता कि ईरान और अमेरिका की कोई भी बराबरी है। पर अमेरिका के सामने जो मुश्किल आ रही है वो ये है कि वहां पर ईरान स्पॉन्सर्ड ग्लोबल वॉर ऑन टेरर, इसकी स्थापना 1979 के बाद से हुई, हाँ। जब ईरान में एम्बेसी क्राइसिस हुआ और जब पहलवियों को वहां से छोड़ के जाना पड़ा, जैसे कि रिफ्यूज के कॉन्टेक्स्ट में आप बात कर रही थी। तो मेरे कहने का मतलब है कि जो जितने भी नॉन स्टेट एक्टर हैं, ये बात मैं पहले कह चुका हूं और इसकी पुनरावृत्ति करूंगा कि हमास हुए गाजा में, हिजबुल्ला हुए लेबनान में, हुतीज हुए येमेन में, इन सभी नॉन स्टेट एक्टर्स को, मतलब अगर मैं थोड़ा और अनपार्लियामेंट्री जाऊं अपनी भाषा में, तो मैं कहूंगा कि इन टेररिस्ट और आतंकवादी और कट्टरपंथी गिरोह